नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि इट वाज़न्ट कोलंबस जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया था, बल्कि हमारे पूर्वज थे जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। अमेरिका को डिस्कवर करने का यहाँ मतलब है कि अमेरिका तक सी रूट को डिस्कवर करना, समुद्री यात्रा किस प्रकार से की गई थी कि जगहों को एक्सप्लोर किया जा सके। कोलंबस के बारे में तो हम सब जानते हैं कि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया था, पर वो अमेरिका को डिस्कवर करने का यहाँ ये मतलब है कि कॉन्टिनेंट खोजा नहीं था, रास्ता खोजा था कि कॉन्टिनेंट तक कैसे पहुँचते हैं। अगर बात करें इनकी, तो ये एक इटालियन एक्सप्लोरर रहे हैं कोलंबस। माना जाता है कि एक्चुअली ये निकले थे स्पाइस रूट ढूंढने। स्पाइस रूट यानी कि ऐसे रूट जो भारत, चीन और अन्य एशियाई देश इनको ले जा सकता था, बट गलती से इन्होंने अमेरिका तक रूट डिस्कवर कर ली। दूसरी चीज़, माना ये भी जाता है कि कोलंबस ने कभी एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया था। एक्चुअली बस ये बहामास तक ही पहुंच पाए थे और साउथ अमेरिका तक ही रह गए थे। बट इनका नाम आज भी हिस्ट्री में इसीलिए जाना जाता है कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका के रूट की डिस्कवरी की थी। पर हमारे जो मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि हमारे इंडियन सेलर्स ने की थी 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में। इनके इस क्लेम में कितना दम है, इसको हम आज देखेंगे। तो ठीक है, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हाल ही में कहा है कि एक भारतीय नाविक ने संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज की थी। उन्होंने कहा, बीजिंग शहर का डिज़ाइन एक भारतीय वास्तुकार की मदद से बनाया गया, जिसमें भगवान राम की मूर्तियां बनाई गई थी और ऋग्वेद लिखने वालों ने पहली बार भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। परमार ने यह टिप्पणी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में भाग लेने के दौरान किया। परमार ने यह भी कहा कि इतिहासकारों ने व्यवस्थित रूप से भारत की ताकत को कम करके आंका, झूठे तथ्यों के कारण दुनिया के सामने भारत की नकारात्मक छवि बनाई। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज ज्ञान, कौशल और क्षमता के हर पहलू में मजबूत थे। ये बात तो सत्य है कि हिस्ट्री को हमेशा डिस्टॉर्ट करके दिखाया जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कुछ यूरोपियन नेशंस की, जैसे कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर शासन जब किया था, तो ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि भारत अपनी ताकत को पहचाने। भारत अपनी ताकत को ना पहचाने, इस वजह से बहुत सारे तथ्य दबाए गए। पर इस बात पे कितनी सच्चाई है कि इंडियन सेलर्स ने किया था, इसके बारे में इनका और क्या क्या कहना है वो देखते हैं। हमें खुद ही को हीन भावना से मुक्त करना चाहिए और श्रेष्ठ विचारों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। उनके अनुसार भारत में अनावश्यक रूप से यह झूठ पढ़ाया गया है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। परमार ने कहा, यह भारतीय छात्रों के लिए एक अप्रासंगिक है। अगर वे इसे पढ़ाने जा रहे थे तो उन्हें कोलंबस के बाद आने वाले द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में भी पढ़ना चाहिए था कि कैसे उन्होंने स्वदेशी समाजों को नष्ट कर दिया जो प्राकृतिक पूजक और सूर्य पूजक थे। इसके अलावा कैसे उनका नरसंहार किया गया और उनका धर्म परिवर्तन किया गया। परमार ने कहा कि एक भारतीय नाविक 8वीं शताब्दी में अमेरिका गया और सैन डिएगो में कई मंदिर भी बनवाए, जो आज भी वहाँ के संग्रहालय में रखे हुए हैं और पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। तो अगर हम बात करें इस रूट की, तो कुछ इस प्रकार से स्पेन, इटली, पोर्चुगल से रूट कुछ इस प्रकार से जाती है अमेरिका। जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ बहामास तक ही पहुंच पाए थे, कुछ इन एरियाज़ तक ही पहुंच पाए थे कोलंबस ने कभी भी नॉर्थ अमेरिका में फुट नहीं रखा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1451 में जिनोआ में हुआ था। उनके पिता जुलाहे थे। बचपन में कोलंबस अपने पिता के काम में मदद किया करते थे। बाद में जाकर उसे समुद्री यात्राओं का चस्का लग गया और इसी को उसने अपना रोजगार बनाया। कोलंबस के वक्त में यूरोप के व्यापारी भारत समेत एशियाई देशों के साथ व्यापार किया करते थे। ज़मीन के रास्ते आकर वो यूरोपीय देशों को अपना माल बेचते थे और यहाँ से मसाले वगैरह अपने साथ ले जाते थे। व्यापार का रास्ता ईरान और अफगानिस्तान से होकर निकलता था। 5453 में इस इलाके में मुस्लिम तुर्कानी साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसने यूरोपीय व्यापारियों के लिए आने के रास्ते बंद कर दिए। एशियाई देशों के साथ यूरोप का व्यापार बंद हो गया।
यूरोप के व्यापारी परेशान हुए। इसी दौर में कोलंबस के मन में समुद्र के रास्ते भारत जाने का विचार आया। ये किसी को पता नहीं था कि वहाँ से भारत कितनी दूर है और किस दिशा में सफ़र करने पर भारत पहुँचते हैं। कोलंबस को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उसे यकीन था कि समुद्र के पश्चिम के रास्ते में निकला जाए तो भारत पहुँचा जा सकता है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन करने वाला उसकी इस बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोलंबस 1492 ईस्वी में स्पेन से सुदूर पूर्वी एशिया यानी भारत, चीन, जापान पहुँचे। साथ ही साथ उनका सबसे आसान रास्ता खोजने के लिए जलमार्ग से रवाना हुए, परंतु वह पश्चिम दिशा की यात्रा करते हुए पश्चिमी द्वीप समूह पहुंचे। अटलांटिक महासागर में लंबे समय तक नौकायन करने के बाद 1492 में उसने एक नई दुनिया अमेरिका की खोज की। उस समय तक दुनिया में अमेरिका की कोई खास पहचान नहीं थी। इतालवी अन्वेषक अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका को उनका नाम दिया। अगर बात करते हैं भारतीय नाविक चंदन की, तो उन्होंने वास्को डी गामा के भारत आने की घटना बताते हुए कहा कि हमारे देश का एक नाविक चंदन व्यापार करने अफ्रीका के जंजीबार गया था। वहाँ के बंदरगाह पर वास्को डी गामा ने अपना दुभाषी के माध्यम से उसे कहा कि मुझे भारत देखना है। चंदन ने कहा कि मैं जाने वाला हूँ, मेरे जहाज़ के पीछे पीछे अपना जहाज़ लेकर आओ। असल में भारत की खोज चंदन नामक व्यापारी ने की थी। वास्को डी गामा ने खुद भी लिखा है कि व्यापारी चंदन का जहाज़ उसके जहाज़ से आगे चल रहा था। इसके अलावा यहाँ पे भारतीय नौसेना के बारे में बात करें तो भारत किस प्रकार से अपनी नेवल प्राविस को आगे बढ़ा रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। भारत के समुद्री इतिहास की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व में हुई थी। इस समय के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार संबंध था। मतलब हम जब हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे, उसी समय हम मेसोपोटामिया के साथ, अरेबियन पेनिनसुला के साथ अच्छा खासा व्यापार नाव के थ्रू कर रहे थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खुदाई से इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं कि इस अवधि के दौरान समुद्री गतिविधियां फल फूल रही थी। लोथल में ड्राई डॉक 2400 ईसा पूर्व का है और इसे दुनिया में ऐसा पहली सुविधा भी मानी जाती है जो जहाज़ों को रखने और उनकी सेवा करने के लिए सुसज्जित किया हो। लोथल अभी गुजरात में है। इसके अलावा उसके बाद से भारतीय समुद्री व्यापार और विस्तार में लगातार वृद्धि हुई है। प्राचीन काल से ही प्रशांत और हिंद महासागर के देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 5 से 10 ईस्वी में कालिंग समाज से लेकर 984 टू 1042 ईस्वी में चोल साम्राज्य तक नौसेना अभियान मलाया और सुमात्रा से भी दूर जा पहुंचे थे। 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान भारतीय जहाज निर्माण कौशल और समुद्री क्षमता इतनी परिष्कृत हो गई थी कि वे व्यापार के लिए बड़ी मात्रा में माल के साथ साथ 100 से अधिक लोगों को भी ले जाने की क्षमता वाले जहाज बना चुके थे। अभी तक हमको यही पढ़ाया जाता था कि यूरोपियंस ही थे जिनकी नेवल पावर काफ़ी हद तक पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड थी। हमें आज तक ये अच्छे से पढ़ाया ही नहीं गया था कि किस प्रकार से भारतीय भी मोहनजोदड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही नौसेना में था। मतलब सेना एज एन एक सैनिक तो नहीं थे, पर हम बात करें किसी प्रकार की नाव इस्तेमाल करने की तो तब से थी। इसके अलावा भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन ने भारतीय नौसैनिक शक्ति के पतन के बीज बोने शुरू कर दिए थे। हालांकि इतिहास में मुगलों, गुजरात राज्य और मराठों जैसी मजबूत नौसेना बलों का कुछ उदाहरण हमारे पास है। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली नौसेना स्थापित की थी। 1830 में भारतीय नौसेना को हर मैजेस्टीज इंडियन मेरीटाइम सर्विसेज नाम दिया गया था। हर मैजेस्टी यहाँ पे कौन थी? क्वीन विक्टोरिया। उसके बाद 1934 में इसे रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, इसे भारतीय नौसेना का नाम दिया गया। 1950 में भारत एक गणराज्य बना और नौसेना को भारतीय नौसेना का नाम दिया। साथ ही साथ 1961 में गोवा मुक्ति के दौरान नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में नौसेना ने पाकिस्तान नौसेना को पराजित किया था। 1986 में नौसेना ने अपना पहला विमान वाहक पोत विराट शामिल किया। 1990 के दशक से नौसेना ने अपनी क्षमताओं में वृद्धि की और नए पोतों को शामिल करना शुरू किया। इसके अलावा आज भारतीय नौसेना विश्व में शीर्ष नौसेनाओं में से एक है।
जिसमें अत्याधुनिक पोत, पनडुब्बी और विमान हैं। यह देश की रक्षा और समुद्री हितों की सुरक्षा में कार्य करती है। चोल साम्राज्य की बात करें और नौसेना में मतलब नाव के इस्तेमाल में ये कितने आगे रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चोल राजवंश 13वीं शताब्दी के दौरान व्यापक समुद्री व्यापार मौजूद था और गोदाम और कार्यशालाओं के साथ नए बंदरगाह भी स्थापित किए थे। शक्तिशाली नौसेना का समर्थन करने के लिए भारतीय तट के साथ जहाज मरम्मत यार्ड, घाट और लाइट हाउस बनाए गए जो उनके व्यापारी जहाज़ों की रक्षा कर सके। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में 5 से 12 शताब्दियों के दौरान भी विजया के दौरान फैली, जो भारत के पूर्वी समुद्र तट और सुदूर पूर्व के बीच फैला था। श्री विजया के सांस्कृतिक और व्यापारिक अभियान उन्हें सुमात्रा, बर्मा, मलय प्रायद्वीप, जावा, थाईलैंड और इंडो चीन जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में ले गए। उन्होंने भारतीय, अरब और चीनी व्यापारियों से उन बंदरगाहों की ओर आकर्षित किया जहां उत्कृष्ट बंदरगाह सुविधाएं उपलब्ध थी। चोलों, तमिल राजाओं, श्री विजयों के बीच में मतभेद के परिणाम स्वरूप 10वीं शताब्दी के अंत में उनकी नौसेनाओं के बीच में समुद्री युद्धों की एक श्रृंखला भी लड़ी गई। इसके बाद साम्राज्य कमजोर हो गया और इस क्षेत्र में अब अरब वर्चस्व का रास्ता खुल गया। 1007 ईस्वी में चोलों ने श्री विजयों को हराया और फिर मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और कुछ पड़ोसी द्वीपों पर शासन भी किया। चोल शासक राजराजा प्रथम की श्रीलंका पर सैन्य विजय के कारण इसका उत्तरी और पूर्वी भाग चोल सत्ता के सीधे नियंत्रण में आ गया। इसके अलावा राजा प्रथम प्रसिद्ध कार्य कदरम या श्री विजया के लिए उनका नौसैनिक अभियान था। उन्हें कदरम गोंडा की उपाधि भी मिली। साथ ही साथ उन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल मंडलम कहा। उन्होंने कुल साइलोन यानी कि अब श्रीलंका है उस पर कब्जा कर लिया। विश्व के कुछ प्रमुख खोजकर्ता हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। अलग अलग खोजकर्ता है, उनकी क्या क्या खोज रही है इसके बारे में जानते हैं। एक तो फर्डिनेंड मैगेलन थे, 1480 से 1521 तक पुर्तगाली खोजकर्ताओं के नाविक थे जिन्हें पृथ्वी की पहली परिक्रमा करने के लिए जाना जाता था। ठीक है, मैगेलन ने सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी और बताया था कि पृथ्वी गोल है। उनकी यात्रा ने दुनिया के लिए एक नए मार्ग की खोज की और यूरोपीय लोगों को एशिया प्रशांत महासागर के बारे में जानने में मदद दी। 1772 में जेम्स कुक ने अंटार्कटिका की खोज की। 1820 में रूसी अन्वेषक फैबियन गॉटलिब वॉन बेलिंगशॉसन ने अंटार्कटिका के तटों की फिर से खोज की। 1911 में रोआल्ड अमुंडसेन ने अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। ये पहले व्यक्ति बने जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे थे। 1522 में पुर्तगाली नाविक क्रिस्टोफर डी मेनेजेस ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटों की खोज की। 1606 में डच खोजकर्ता विलोम जैंस-जून ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में उतरे। 1522 में पुर्तगाली नाविक क्रिस्टोफर डी मेनेजेस, ये तो बता दिया, न्यूजीलैंड के तटों की भी खोज की थी। इसके बाद 1642 में डच नाविक अबेल तास्मान ने न्यूजीलैंड के पश्चिमी तटों की खोज की, तभी से तस्मानियन आइलैंड कहा जाता है। 1769 में ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड के तटों की विस्तार से खोज की। अब क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। फर्डिनेंड मैगेलन एक पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक थे जिन्हें पृथ्वी की पहली परिक्रमा करने के लिए जाना जाता है। 1772 में जेम्स कुक ने अंटार्कटिका के तटों की खोज की थी। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।